नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। 2-3 साल पहले की बात है। मैं जिस सोसाइटी में रहता हूं वहां पे कुछ एक गेट टुगेदर था। उसमें से बात राजनीति की होने लगी। आजकल तो कहीं पे भी आप बैठेंगे तो राजनीति की बात ना हो ये संभव नहीं होता। तो बात राजनीति की होने लगी तो उसमें से लगभग सभी का सवाल ये था कि मोदी जी नहीं तो कौन। उनमें से 2-3 लोगों ने मुझसे पूछा, अच्छा आप बताइए, अगर मोदी जी प्रधानमंत्री ना हो तो कौन हो सकता है। तो मैंने कहा राहुल गांधी। ऑफ कोर्स राहुल गांधी एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं। तो उन लोगों ने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मैं कहीं विदेश से आया हूं, मतलब कहीं किसी दूसरे ग्रह से आया हूं। बोले यार, ईश्वर की खातिर राहुल गांधी का नाम आप मत लीजिए। आप सोच कैसे सकते हैं कि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री हो सकते हैं। मैंने उनसे कहा कि जरा थोड़ी देर को यह विचार करिए, इस दौर में ऐसा कौन नेता होगा जिसके सामने थाली में प्रधानमंत्री की कुर्सी रखी हो और वो मना कर दे। जिस समय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इशारों इशारों में कई बार कहा राहुल गांधी से कि आप प्रधानमंत्री बन जाइए, और राहुल गांधी जिस दिन चाहते उस दिन वो प्रधानमंत्री बन जाते, क्योंकि गांधी परिवार का कांग्रेस में इतना दबदबा था। लेकिन राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री तो छोड़िए, कोई मंत्री पद भी बनने को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैं नहीं बनूंगा। यह हुई घटना नंबर 1। मेरा एक दोस्त है, नौजवान है, IPS अफसर है। उसी दौर में 3 या 4 साल पहले, जब कोरोना की शुरुआत हुई थी, उससे पहले वो मुझसे कहा करता था कि आप देखिए संजय जी, राहुल गांधी में भगवान बुद्ध का अवतार नजर आता है मुझे। तो मैं उसकी मजाक उड़ाया करता था। मैं और मेरे कुछ दोस्त, उसके जो कॉमन दोस्त थे, वो मजाक उड़ाया करते थे। हमने उसका नाम ही महात्मा बुद्ध रख लिया था, क्योंकि वो राहुल गांधी का दीवाना था और लॉजिक से बात करता था। मुझे उसने लिंक भेजा कि राहुल गांधी जब विदेश में गए और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उन्होंने संवाद किया लोगों से, तो क्या संवाद था। वो वाकई में, मैं उसको छेड़ता जरूर था, लेकिन राहुल गांधी का वो संवाद, राहुल गांधी की वो ओरिजिनलिटी मुझे कहीं ना कहीं प्रभावित करती थी। और एक चीज़ मुझे और अच्छी लगती थी कि राहुल गांधी कम से कम उन नेताओं में से नहीं थे जो झूठ के आधार पर राजनीति करते रहे। बल्कि राहुल की राजनीति कभी कभी ऐसी थी जैसे आप हिट विकेट हो रहे हो, लेकिन वो कंप्रोमाइज सिद्धांतों से नहीं किया करते थे। लेकिन उस दौर में राहुल गांधी का नाम आप ले लेंगे तो लोग आपको इन निगाहों से देखते थे, अरे भगवान की खातिर ये मत गई है। कारण क्या था? कारण ये था कि मीडिया के कुछ बड़े नामों ने, कुछ बड़े कारपोरेट हाउस ने एक साजिश की थी, हजारों करोड़ रुपए खर्च किए थे कि राहुल गांधी की छवि को तार तार कर दिया जाए, तबाह कर दिया जाए, उन्हें पप्पू बना दिया जाए। लेकिन इस पप्पू ने 2-3 महीने के अंदर देश की राजनीति की तस्वीर बदल दी है। पूरा देश की राजनीति का पूरा सीन बदल दिया है। उत्तर प्रदेश में 3 दिन के लिए यात्रा आई और माहौल बना गया। राहुल गांधी की ये यात्रा, जो भारत जोड़ो यात्रा, इसका असर उत्तर प्रदेश के उन इलाकों में भी दिखना शुरू हो गया जहां से वो गुजर रही है, और वो जबरदस्त परफॉर्म कर रही है। यूपी के इलाके में घुसे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, घुसते ही राहुल गांधी का सामना सेना और अर्धसैनिक बलों की परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों से हुआ। ये वो इलाका है जहां पे नौजवान बड़ी संख्या में तैयारी करते हैं, फौज में जाने की तैयारी करते हैं, अर्धसैनिक बलों में जाने की तैयारी करते हैं। और इन छात्रों से राहुल गांधी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि उनके दल या गठबंधन की सरकार आती है तो अग्निवीर जैसी कोई तैनाती नहीं होगी, बल्कि पुरानी प्रक्रिया का ही पालन होगा। मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आर्मी में लोग नहीं जाएंगे। इतना ही नहीं, इस दरमियान राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत करने के लिए कांग्रेस के साथ साथ जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जुट गए। आज का सीन ही जबरदस्त था। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस पश्चिमी उत्तर प्रदेश की किसान आंदोलन में बड़ी भूमिका रही, इस इलाके से सेना में काफी लोग जाते हैं। हर गांव में आपको 3-4-5 लोग मिल जाएंगे जो सेना में गए होंगे। और इसी इलाके ने मुजफ्फरनगर दंगों के बाद पहली बार गुजरात के बाहर मोदित्व की बुनियाद डालने का काम किया। अब वो इलाका यदि राहुल गांधी के साथ गर्मजोशी दिखा रहा है तो निश्चित तौर पर यह भारतीय जनता पार्टी और संघ के लिए बहुत चिंता की बात है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले खतौली में बीजेपी की बहुत बुरी तरह हार हुई थी उपचुनावों में। दरअसल इस इलाके की अपनी पीड़ा है। कहा तो इधर के लोगों ने मई जून में शिमला बनाने के वादे पर वोट दिया था। हमारे मुख्यमंत्री गए थे और कहा था इस इलाके में मैं मई जून में शिमला बना दूंगा।
तो कहां तो शिमला बनाने के वादे पर वोट दिया था और कहां अग्निवीर के नाम पर इनके अरमानों का ही शिमला बन गया। मतलब नौजवानों के अरमानों पर ही बर्फ डाल दी गई। अब ऐसे हालात में स्वाभाविक है कि गदाधारी राहुल गांधी, जो आपने देखा होगा हनुमान जी की गदा लेके घूम रहे थे, तो गदाधारी राहुल गांधी लोगों को असली हिंदू नजर आने लगे इस इलाके में। मगर बड़ा सवाल यह है कि आखिर राहुल गांधी के लिए ऐसा माहौल बना कैसे? आखिर मोदी जी ने ऐसी कौन सी गलती कर दी जिससे उनका कारपोरेट हिंदुत्व बिखर कर रह गया? तो इसका जवाब यह है कि मोदी जी ने अपने 9 साल के कार्यकाल में कारपोरेट फ्रेंडली नीतियां बनाने और देश के किसानों और नौजवानों के सामने जॉबलेस ग्रोथ और फसल की उचित कीमत नहीं मिलने के जो हालात पैदा किए, उसने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की सफलता की जमीन तैयार कर दी, माहौल बना दिया, किसानों नौजवानों के अंदर गुस्सा पैदा कर दिया। यूपी में आने से पहले भारत जोड़ो यात्रा ने अपने 3000 किलोमीटर के सफर में जिस इलाके से भी गुजरा, जिस इलाके से यात्रा गई, वहां के लगभग हर तबके, चाहे वो छात्र हों, किसानों का समूह हो, आदिवासियों की चिंता हो या कारपोरेट हिंदुत्व के दौर में अपने जल जंगल जमीन जिससे उनको वंचित किया जा रहा कोई और तबका हो, यहां तक कि कोटा के कोचिंग इंस्टीट्यूट के छात्र छात्राएं ही क्यों ना हो, सबके सब लोगों ने राहुल गांधी से खुलकर सीधा संवाद किया, उनकी समस्याएं सुनी, भारत के बारे में अपने विजन से उनको रूबरू कराया कि नौजवानों ने बताया, किसानों ने बताया कि वो कौन सा भारत चाहते हैं। और इन सब से बढ़कर देश दुनिया के जाने माने लोग, चाहे वो अर्थशास्त्री रघुराम राजन हो या रॉक के चीफ और अजीत डोभाल के बॉस रहे एएस दौलत हो, राहुल सबके साथ और सबका हाथ थामते हुए नजर आए। बॉलीवुड की फिल्म इंडस्ट्री के लोगों, मीडिया के लोगों, तमाम लोगों से मिलते रहे। यही वो परिस्थितियां हैं जहां नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए दुश्वारियों के दौर की शुरुआत होती है, क्योंकि आज देश की 82 करोड़ जनता 5 किलो राशन की सरकारी रेवड़ी पर गुजर बसर करने को मजबूर है। 70% हिंदुस्तानियों की आमदनी घट गई है, असंगठित क्षेत्र बर्बाद हो गया है, फैक्ट्रियों में ताले पड़ने की नौबत है और इन सब के बीच देश को 2047 तक के अमृतकाल का सपना दिखाया जा रहा है। पहले 2022 तक के टारगेट तो पूरे हुए ही नहीं, ना ही किसानों की आय दुगनी हुई, ना उनको पक्का मकान मिला, ना ही काला धन आया और ना ही लोगों के खाते में 15-15 लाख रुपए आए। उल्टा जो घर में रखा था वो भी नोटबंदी की भेंट चढ़ गया। अब ऐसे में आम आदमी करे तो क्या करे? हिंदू मुसलमान से उसका पेट तो भरना नहीं है, ना ही किसी कारपोरेट के किसी भी तरक्की करने पर उसकी हालत से रोजगार मिल जाएगा या उसकी हालत सुधर जाएगी। उसकी हालत तो रोजगार से सुधरेगी जब उसको नौकरी मिलेगी। किसानों की हालत तो जब एमएसपी की गारंटी कानून बनने से बदलेगी। सरकारी कर्मचारियों के बुढ़ापे की चिंता पुरानी पेंशन व्यवस्था के लागू होने से दूर होगी। बच्चों की पढ़ाई की चिंता स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में शिक्षकों के खाली पदों के भरने से सॉल्व होगी। चीन की सीमा की असली स्थिति लोगों को पता चल जाए तो भाजपा को सत्ता से हटाने के लिए किसी भारत जोड़ो यात्रा की जरूरत ही नहीं है। लेकिन गोदी मीडिया लोगों तक असली बात पहुंचने नहीं दे रहा। लेकिन इन सब समस्याओं पर सरकार के पास कोई ठोस जवाब नहीं है, बल्कि सत्ताधारी दल के भोपुओं ने तो सबका एक मास्टर सॉल्यूशन ढूंढ लिया है। कोई भी मुद्दे की बात करे तो हिंदू खतरे में इसका नारा छाप दो। मैंने एक ट्वीट किया था एक दिन, मैंने कहा अब गुजरात का, हिमाचल का हिंदू सुरक्षित हो गया, 9 राज्यों में चुनाव है, यहां का हिंदू खतरे में आ जाएगा, क्योंकि जहां जहां चुनाव होते हैं वहीं का हिंदू खतरे में आ जाता है। जो ये मुद्दा उठाए, कोई भी मुद्दा समस्या को उठाए, तो मुद्दा उठाने वाले को टुकड़े टुकड़े गैंग का मेंबर बता दो, राहुल गांधी को पप्पू बता दो, नीतीश कुमार के डीएनए पर सवाल उठा दो और जहां अपनी सरकार ना हो वहां ऑपरेशन लोटस और गुवाहाटी मॉडल की सरकार बनवा दो। ऐसे में आम आदमी करे तो करे क्या? स्वाभाविक है कि जो उसके मुद्दे की बात करेगा, जो उसे पसंद आएगा,
वो उन्हीं के साथ रहेगा। राहुल गांधी भी यही कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि अब जाकर जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, बल्कि वो तब भी ऐसा कर रहे थे जब उनकी पार्टी सत्ता में थी। याद कीजिए भट्टा परसोल की घटना, जब राहुल गांधी की जिद के कारण किसान फ्रेंडली भूमि अधिग्रहण कानून बन सका था। लेकिन अब चूंकि ना तो वो पार्टी के बॉस हैं और ना ही संसदीय दल के नेता, उन्होंने सारी जिम्मेदारी को तिलांजलि देकर खुद को सीधे जनता से जोड़ने का फैसला किया। और जब वो एक बार सड़कों पर निकल गए, तब ना तो बीजेपी उन पर खुलकर अटैक कर पा रही है और ना ही उनकी पार्टी के अध्यक्ष खड़गे पर हमलावर हो पा रही है। खड़गे और राहुल की कांग्रेस जहां कहीं भी सरकार में आ रही है, वहां पहला काम पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली का कर रही है, जिससे साहेब और छोटा साहेब बहुत परेशान है। उल्टा छोटे मोदी, सुशील मोदी, वो तो संसद में पुरानी पेंशन व्यवस्था को कांग्रेस शासित प्रदेशों द्वारा बहाल किए जाने का खुला विरोध करते हुए दिख रहे हैं। अब ऐसे में देश की आम जनता कितने मोदी को एक साथ झेले। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी कपड़ों से दंगाइयों की पहचान कर लेते हैं। बिहार वाले मोदी जी पेंशन का विरोध कर रहे हैं। राजस्थान वाले मोदी जी को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ढूंढ नहीं पा रही है, लेकिन सुष्मिता सेन आसानी से ढूंढ ले रही है। एक मोदी जी तो पंजाब नेशनल बैंक को 12,000 करोड़ का चूना लगाकर ऐसे भागे हैं कि उनका कोई अता पता नहीं है। यदि आज के जमाने में हम आपके हैं ये कोई फिल्म बनती तो उसका जरूर गाना इस तरह का होता, हाय राम मोदियों का है जमाना। अब इस मोदी युग का जब सीधा फार्मूला है कि मोदी के इस दौर में रोजगार और किसान एमएसपी की डिमांड करके शर्मिंदा ना करें और 5 किलो राशन पर काम चलाएं, तो जनता आखिर करे तो क्या करे। उसे अपने अरमानों की अंधेरी रातों सुनसान राहों पर कोई ना कोई मसीहा तो ढूंढना था, लेकिन वो मसीहा शहंशाह मूवी का शहंशाह नहीं बल्कि बड़ी हुई दाढ़ी वाले राहुल गांधी दिख रहे हैं। और यही साहब और उनके दोनों टास्क मास्टर की सबसे बड़ी चिंता है। हमारी निगाह रहेगी भारत जोड़ो यात्रा पर। आप बने रहिएगा 4 PM के साथ। उत्तर प्रदेश की खबर देखनी हो तो हमारा दूसरा चैनल 4 PM यूपी, बिहार की खबरें देखना हो तो 4 PM बिहार, और गुजरात की खबर देखना हो तो 4 PM गुजरात को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।